अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे केयर हाइपरथायरॉयडिज्म का। जी हाँ, और हाइपोथायरॉयडिज्म का भी, क्योंकि ये बिल्कुल इंटर रिलेटेड है। तो केयर क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए, कि केयर बेसिकली पहले हम सिस्टमिक रिव्यू लिया करते थे अपने फाइनल ईयर के दौरान, या इवन हम प्री IMM एरा में भी, या अभी भी कुछ लोग ले रहे होते हैं, तो उससे ज़्यादा इफेक्टिव होता है केयर। केयर स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटिव डिजीजेज, सिम्टम्स नहीं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटिव डिजीजेज और रिस्क फैक्टर्स या एटियोलॉजी। रिस्क फैक्टर्स और एटियोलॉजी इंटर रिलेटेड है, तो आप इसको साथ साथ ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ लोग जो हैं रीका भी कहते हैं, ठीक है, रिस्क फैक्टर से शुरू करते हैं, कुछ लोग कॉम्प्लिकेशन से शुरू करते हैं। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कॉम्प्लिकेशंस। क्यों? क्योंकि मुझे ज़्यादा बेहतर तरीके से पेशेंट की कंप्लेंट समझ आती है, और मैं समझ रहा होता हूँ कि यार मैं राइट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि रिस्क फैक्टर्स में आपको नहीं होता, तो आप कंफर्म करने के लिए अपना जो हाइपोथेसिस है कि फॉर एग्जांपल नेक स्वेलिंग है, या उसको जो है वेट लॉस है, या पल्पिटेशन है, तो उसको कंफर्म करने के लिए, ठीक है, आप जो है कॉम्प्लिकेशन से स्टार्ट करें, ताकि आपको पता चल जाए कि आप सही जानिब जा रहे हैं। अब हाइपरथायरॉयडिज्म का जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, या आप कह लें सिस्टमिक रिव्यू जो भी है, उसकी डिफरेंट अप्रोचेस हैं, लेकिन पेशेंट से हिस्ट्री के दौरान मुझे लगता है बेहतर ये है कि आप हेड टू टो जाएँ, तो ज़्यादा फिजिबल रहेगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड में जो है ब्रेन है, तो ब्रेन से कुछ इतना ज़्यादा रिलेशन नहीं होता हाइपरथायरॉयडिज्म का। उसमें ज़्यादातर साइकेट्रिक सिम्टम्स होते हैं। बहरहाल एंग्जाइटी का पूछना है, परेशानी तो नहीं रहती, ज़्यादा परेशान रहना शुरू तो नहीं हो गई, या आपको झटकों की बीमारी तो नहीं शुरू हो गई, इसी सूजन के या पल्पिटेशन या जो भी कंप्लेन उसने दी थी आपको, या आपकी नींद में कमी तो वाक़या नहीं होगी, आप जागते रहते हो, नींद ना आती हो आपको, ठीक है। तो ये CNS रिलेटेड है। सेकंड, आइज़ आ जाती हैं, ठीक है। तो आइज़ में हाइपरथायरॉयडिज्म का क्या हो जाएगा, ग्रेव्स और ऑप्थेल्मोपैथी। उसमें आपने क्या पूछना है, आप पूछेंगे जी आपको दो दो धुंधला तो नज़र नहीं आता, दो दो दिखाई तो नहीं देते, ठीक है, या आपकी आंखों में उबार तो वाज़ेह नहीं हो गया जो आपको किसी ने कहा हो, या आपने खुद ही शीशे में देखा हो कि आपकी जो आंखों की पुतलियाँ हैं वो उभर आई हैं, ठीक है। तो आप इस तरह पूछ सकते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में। उसके बाद क्या है, नेक है। नेक में तो डेफिनेटली जो है स्वेलिंग होगा, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। किस नोयत की है, कितनी बड़ी है, पहले कैसा था, सारे क्वेश्चन जो थे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद जो CVS है, उसमें हमने क्या पूछना होगा, तो CVS में बेसिकली हम लोगों ने हल्की सी झलक करनी होगी। अब हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि जी सिस्टोलिक BP रेज्ड होता है, लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म में डायस्टोलिक BP रेज होता है, मतलब दोनों में ही BP रेज होता है, ठीक है। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि आपको जो है ब्लड प्रेशर का मसला शिकायत तो नहीं हो, या पहले ब्लड प्रेशर का मसला हो और वो ज़्यादा हो गया हो, तो BP का आपने यहाँ पे पूछना है, ठीक है। इसके बाद जो है पल्पिटेशंस का आप पूछेंगे कि दिल की धड़कन कम या तेज़ महसूस तो नहीं होती। यूजुअली तो आपको पता है ना कि दिल की धड़कन महसूस नहीं होती, जब महसूस होती है तो कैसे महसूस होती है, रुक तो नहीं जाती, तेज़ तो नहीं हो जाती, कितनी दफ़ा होती है, दिन में कितनी दफ़ा होती है, पहले कैसे थी, अभी कैसे। तो जो भी आपको लीड्स मिलेंगी, आपने उस क्वेश्चन से जोड़ जोड़ के आगे जाना है, ठीक है। और ये कोशिश किया करें कि ये लिख लिया करें डिफरेंसेस भी, और ये भी, ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो। अगर नहीं लिख सकते और प्रैक्टिस आप समझते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपने जो है पेशेंट्स को जो है हेड टू टो देखना है, तो वो खुद ही आपको एक तो मतलब काफ़ी चीज़ें इंस्पेक्शन में भी मिल रही होंगी आपको, लेकिन उसके रिलेटेड हिस्ट्री में बहुत आपको फ़ायदा होगा। अगेन रेस्पिरेटरी की तरफ आते हैं। चेस्ट में कार्डिक है और फिर एक लंग्स हैं, तो उसमें आपने शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का पूछना है, फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं। उसके फिर नीचे एब्डोमेन में जाएंगे, तो GI का जो है उसमें पूछेंगे क्या चीज़ होती है। GI की जो सिस्टमिक रिव्यू में हमने पूछनी है, आपने पूछना है कि आपको जो है ना लूज मोशंस तो नहीं होते थे, अगर हैं तो कितने होते हैं, उसमें जो है म्यूकॉइड है नहीं है, ब्लड तो नहीं आता, कितने करते हैं, कितने पखाने, कितने पतले पखाने आते हैं, ठीक है, फाउल स्मेलिंग है नहीं है, ठीक है, इजी टू फ्लश वगैरह जितने भी क्वेश्चंस हैं, फिर उसी से रिलेटेड आपने कर लेने हैं। लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म में डायरिया और ये चीज़ होती है। यहाँ पे नोटवर्ती चीज़ ये है कि हाइपरथायरॉयडिज्म का जो वेट लॉस होता है, उसमें एपेटाइट जो है इंक्रीज़ होती है, और उसके साथ जो है फिर भी वेट लॉस होता है। और देयर आर सर्टेन कंडीशन जिसमें एपेटाइट भी ज़्यादा हो, उसके साथ भी आपका फिर वेट लॉस हो, जिसमें अदर कंडीशंस में आपके पास एक्सरसाइज भी हो सकती है, और डायबिटीज़ भी हो सकती है, और इसके अलावा और 2-3 हैं जो कि इंशाल्लाह मैं अभी रिकॉल नहीं हो रही, मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। फिर उसके बाद एब्डोमेन में नीचे जो आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उसके हवाले से पूछेंगे, गायनी से रिलेटेड लेंगे। मेंस्ट्रुएशन डिक्रीज़ होती है कि इंक्रीज़ होती है हाइपरथायरॉयडिज्म में, तो बिल्कुल ओलिगोमेनोरिया हो जाता है, और इसका ऑपोजिट होता है,
ठीक है। हर चीज़ जो है ज़्यादा होती है हाइपोथायरॉयडिज्म में सिवाय इसके और एपिटाइट के, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म में कम होती हैं। एक तो एपिटाइट आपकी जो है एपिटाइट नॉर्मल रहती है, आपका वेट कम हो जाता है और आपका जो है मेंस्ट्रुएशन जो है ये कम हो जाता है, राइट। अच्छा जी, इसके अलावा अदर्स में फिर उसके साथ मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जिसमें स्वेटिंग है। स्वेटिंग अगर आपको बता दी तो आपने डायरेक्ट उससे जो है ना आगे नहीं जाना, आपने वहाँ पे ही पूछना है कि कितनी स्वेटिंग होती है, दिन को होती है, रात को होती है, एमी होती है, गर्मी में भी नॉर्मली भी हो सकती है ना स्वेटिंग। तो आप उससे पूछेंगे रात को अगर होती है तो फिर उसके अपने अगर कितनी स्वेटिंग होती है, कितनी शदीद नोयत की होती है, ठीक है। आपको जो है ना पानी की कमी महसूस हो रही है, जिस समय प्यास लग रही होती है स्वेटिंग की वजह से, ठीक है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन हैं। ट्रेमर्स का है तो कब होते हैं, क्यों होते हैं, सारे क्वेश्चन जितने भी आपके हाउ व्हाट व्हेन वेयर वाली जो है ना उसमें आप डिटेक्टिव की तरह शुरू हो जाएंगे। स्वेटिंग, ट्रेमर्स, हीट इंटॉलरेंस का आपने यूजली आप पूछते हैं कि आपको गर्मी का मौसम ज़्यादा पसंद है कि सर्दी का, तो वो आपको बताया कि जी सर्दी में ज़्यादा मैं खुश रहता हूँ, बेहतर रहता हूँ, मैं ज़्यादा अपने आप को एफिशिएंट महसूस करता हूँ। और फिर आप पूछेंगे आपका दिल तो नहीं घबराता अगर आप टोपी, स्वेटर, जैकेट वगैरह ज़्यादा पहनी हो और आपने जो है जुराबें ली हो, आपका दिल घबराता हो और आप ना पहनते हो, आप प्रेफर करते हो कि आप ऐसे ही नॉर्मल हैं और लोगों को सर्दी लगती हो और आपको ना लगती हो, तो ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। साथ प्रॉक्सिबल मायोपैथी के डिफरेंट क्वेश्चंस आपने पूछने हैं। वो कैसे, एक तो आपने जो है ना उससे रोज़मर्रा के काम का पूछ लेना, कर सकते हैं कि नहीं, जिस तरह के ब्रश करना हो गया, फ़ोन पे बात करना हो गया, ठीक है जी। कुर्सी से उठने बैठने में कोई मसले मसाइल, सीढ़ियाँ चढ़ने में मसले मसाइल, या अभी जहन में आई थी एक बात कि जो है वॉशरूम अटेंड करते हैं तो जो इंडियन टॉयलेट्स होते हैं, ठीक है, इंडियन टॉयलेट्स को यूज़ करने में मसला होता हो और उसकी वजह से उन्होंने इंग्लिश का मूड लगा लिया हो, या वो चेयर जो मिलती है उसमें उन्होंने बैठना शुरू कर दिया हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रॉक्सिबल मायोपैथी को कर सकती हैं, आप इजीली हिस्ट्री में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो है हाइपरथायरॉयडिज्म में एक और चीज़ होती है स्वेलिंग इन द शिन्स, तो वो भी पूछना है प्रीटिबियल मिक्स्ड एडिमा जी। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू हाइपोथायरॉयडिज्म, इट इज़ रिलेटेड टू एक्चुअली हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है जी। इसके अलावा जो है हेयर्स के डिफरेंट हेयर फॉल शुरू हो जाता है, स्किन जो है उसमें स्वेटी होती है, ठीक है, और नेल चेंजेस, थायराइड, एक्रोपैकी, इसके हवाले से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये तो था सिस्टेमिक रिव्यू। तो फिर आपने जो है ना कैसे प्रेजेंट करना है, द पेशेंट डिनाइड या द पेशेंट सैड दैट he was also having anxiety episodes associated with lack of sleep and seizures for which would treatment taken not taking, ठीक है। he was also complaining of bulging of eyes, फिर उसके आपने बोलना है कि यार उसके आगे क्या था, लीड जितने भी हैं उसके लिए क्या किया था, क्या नहीं किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी है, अगर आप नहीं तो पॉज करके दोबारा रिपीट करके ये देख सकते हैं कि हेड टू टो आपने क्या चीज़ें देखनी हैं, राइट। इसके बाद जो है हम आते हैं कॉजेज़ की तरफ। कॉम्प्लिकेशंस हमने पढ़ ली, ठीक है, कॉजेज़ की तरफ जिसको कुछ लोग रिस्क फैक्टर्स भी कहते हैं और टियोलॉजी भी कहते हैं। तो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। 2 सेकंड्स का ब्रेक अपने जहन में रिकॉल करें, बिल्कुल आपको आता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपके जहन में क्या चीज़ आ सकती है, ग्रेव्स डिजीज़, ठीक है, ग्रेव्स डिजीज़। उसके हवाले से आपने क्या क्वेश्चन पूछने हैं, फॉर एग्जांपल आप पूछेंगे उसको कि ग्रेव्स डिजीज़ है, आपको ऐसा नहीं है, आपने उससे पूछना कि बेसिकली ग्रेव्स डिजीज़ होती है दो चीज़ों से, एक तो ये है कि ऑटोइम्यून होती है, तो जब ऑटोइम्यून कहीं पे भी जिक्र आ जाए तो आपने ऑटोइम्यून डिजीज़ का पूछना है, जिसमें इसके साथ एसोसिएशंस हैं ऑटोइम्यून सच एज परनीशियस एनीमिया की, आप थकावट महसूस नहीं होती, खून की कमी तो नहीं होती आपको, ठीक है। इसके अलावा जो है जिस्म पे जो है सफ़ेद धब्बे तो नमूदार नहीं हो गए, ठीक है, विटिलिगो के साथ जो है ये एसोसिएटेड है। पेलनेस ऑफ स्किन जो है एनीमिया की तरफ नोटिफिकेशन देती है आपको। इसके अलावा शुगर के बता सकते हैं कि ज़्यादा प्यास तो नहीं लगती, ज़्यादा भूख तो नहीं लगती है, शुगर का कोई टेस्ट किया और वो ज़्यादा आ जाए तो आपको समझ आ जाएगी कि जी ये जो है ना इसकी कॉजेज़ में है, एटियोलॉजी में, मतलब ग्रेव्स डिजीज़ को हम टच कर रहे हैं। या आप उससे बोल रहे हैं कि ख़ानदान में तो किसी और को जो है ऐसे मसला नहीं है, क्योंकि ग्रेव्स जो है फैमिलियल भी होती है और उसमें भी रन करती है। साथ ही साथ फिर आपने और भी ऑटोइम्यून डिजीज़ को टच कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ऑटोइम्यून जब भी होती है तो आपकी ज़िम्मेदारी फ़र्ज़ बनता है कि और बीमारियों को जो है स्क्रीन करें, जिसमें SLE है, उसमें ये कि धूप तो नहीं चुभती आपके जो है ना, बाल तो गुच्छों की सूरत नहीं गिरते, मुंह पे छाले तो नहीं बनते, ठीक है, जोड़ों में दर्द तो नहीं होता, या जो है पहले तसमाही में आपके जो है ना एबॉर्शन बच्चे का ज़्यादा तो नहीं हुआ था, तो इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो आप इसमें जो है ऑटोइम्यून ग्रेव्स डिजीज़ का इस तरह से पूछेंगे। नाम भी कुछ लोगों को आता है, अगर पेशेंट एजुकेटेड नहीं आता तो आपने इसके बारे में पूछना है। सेकंड जो है क्या कॉज हो सकती है हाइपरथायरॉयडिज्म, जो हमें हाइपरथायरॉयडिज्म की पिक्चर देती है, तो वो है जनाब MNG। अब MNG का जो है ना डिफरेंट सवालात हैं।
एल्डरलीज में यूजली ज़्यादा कॉमन होता है। लेकिन MNG के आपने क्वेश्चंस ऐसे पूछने हैं कि आपने जो ये उभार नोट किया था उसमें फिर ऐसा तो नहीं है कि वक्त के साथ उसमें जो है ना फर्दर गिल्टियाँ जो है ना नुमायाँ हो गई हों, तो MNG का ये सवाल है सेकंड, ठीक है। थर्ड है ये है कि थायराइडाइटिस अगेन एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है जिसमें आपकी जो है ना गर्दन में दर्द होता है, ठीक है, और उसमें आपको डॉक्टर साहब ने जो है ना दर्द की दवाई दी होगी और कहा होगा कि नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक ठाक है, परवाह ना करें, टेंशन ना लें, ठीक है। तो थायराइडाइटिस का ये होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि जो आइटिस है, जो इन्फ्लेमेटरी एक और डिजीज़ है, वो है हाशिमोटोस थायराइडाइटिस, जो कि दोनों कभी कभी पिक्चर्स दे सकता है, हाइपर भी है और ज़्यादातर तो हाइपो देता है। तो उसमें आपने ये पूछना है कि रिसेंटली कोई बच्चे की पैदाइश तो नहीं हुई आपकी, ठीक है, वो जो आपने पहले ही पूछ लिया होगा तो आपके जहन में आ गया होगा ये चीज़, ठीक है। लेकिन आप दोबारा एफर्म कर लें एग्जामिनर को सुनाने के लिए कि आप जो है ना सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप पूरी एटियोलॉजी सुन रहे हैं। फिर जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है ड्रग्स। अब ड्रग्स का आपने रट्टा लगाना है। कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म कर लेती हैं। सबसे पहले जो पिवटल है वो थायरोक्सिन है, रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए यूज़ होती है, परफॉर्मेंस के लिए यूज़ होती है, बॉडी बिल्डर्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपने थायरोक्सिन का डेफिनेटली पूछ लेना है कि आप ऐसी गोलियां तो नहीं खा रहे थे। या आप मुझसे पूछ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेशेंट हाइपरथायरॉयडिज्म वाला था तो उसमें आपने जो है ना कार्बिमेज़ोल देना है, तो उसके फिर अपने ड्रग्स होते हैं, तो आप वो भी पूछ सकते हैं। उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक ग्रेनुलोसाइटोसिस या सोर थ्रोट, लेकिन वो हम आगे टच करेंगे कॉम्प्लिकेशंस में, ठीक है जी। तो यहाँ पे ड्रग्स में एक तो आयोडीन का आपने पूछ लेना है। कुछ लोग आयोडीन की ज़्यादा जो है इंसिडेंटल डोजेज कर सकते हैं। अब पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन न्यूक्लियर साइट्स पे या इस तरह की एक्सीडेंटल ओवरडोज हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी ड्रग है वो एमेड्रॉन है। एमेड्रॉन का कैसे पूछेंगे, आपने डायरेक्ट नाम लेना है तो ठीक है, वरना आप उससे पूछें कि आपको ऐसा तो नहीं था कि अस्पताल में आप दिल की धड़कन बेकाबू, कम या तेज़ होने की वजह से आपको किसी दवाई में पे शुरू किया गया हो और 4 से 6 हफ्ते बाद आपको कहा गया हो कि आप ऐसा टेस्ट कराएं जो कि आपके गिलट से मुतालिक है। ऐसा तो नहीं हुआ कभी, ठीक है, या आप ले तो नहीं रहे ऐसी दवाई, तो एमेड्रॉन जो है उसमें आपने डेफिनेटली पूछना होता है। इसके अलावा जो है लिथियम इंटेक जो होती है वो भी हाइपरथायरॉयडिज्म करती है। तो लिथियम इंटेक यूजली हम जो है ना रिनल उसके लिए लेते हैं, या ज़्यादातर हम बाइपोलर डिसऑर्डर्स के लिए लेते हैं। तो आप ऐसा तो नहीं था आपको आप जो है नफसियाती डॉक्टर के पास गए थे और नफसियाती इलाज के डॉक्टर नफसियाती इलाज के डॉक्टर के पास गए थे और आपने जो है उन्होंने आपको एक दवाई लिख के दी थी और आपको लगता था कि उससे ये मसला ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह तो कुछ नहीं है, जिसका नाम लिथियम होता है, जिसमें बोला होगा कि बहुत एहतियात करें और कम इस्तेमाल करें। या लिथियम जो है रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए यंग में आज बाहर तो बहुत कॉमन है, यहाँ पे आई होप किसी को नहीं पता, और ना ही पता चले तो ज़्यादा अच्छा है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मैं ये भी बताऊँ, ये सारी जो वीडियोस हैं ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं और सिर्फ डॉक्टर्स के लिए, ठीक है। इस बेस पर आप लोग मैनेजमेंट नहीं करें तो ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो हमने जो है सिस्टेमिक रिव्यू में जो है हमने देख लिया कि हेड टू टो क्या है। उसके बाद हमने जो है इसमें कॉजेज़ एटियोलॉजी की तरफ हमने थोड़ा टच कर लिया। उसके बाद आपने आना है किस बारे में, उसके बाद आपने आना है कॉम्प्लिकेशंस को डिस्कस करना है। तो व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। बिल्कुल सोचें थोड़ा सा। हाइपरथायरॉयडिज्म की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें हम अगर क्रिटिकल से स्टेबल की तरफ जाएं, ठीक है, या क्रिटिकल से कॉमन की तरफ, या क्रिटिकल से हम जो है जनरल की तरफ जाएं, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा है। तो क्रिटिकल मोस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म में? क्रिटिकल का मतलब ये है कि ER में प्रेजेंट कर रहा होगा। तो ER में पेशेंट प्रेजेंट कैसे कर सकता है हाइपरथायरॉयडिज्म का? एग्जैक्टली थायराइड स्टॉर्म के साथ। तो उसमें आपने क्या पूछना है, ऐसा तो नहीं हुआ बीबी कि आप जो है ना इमरजेंसी में दाखिला हो गया जिसमें आपके जिसम में बहुत ज़्यादा गर्माइश हो गई हो, आपको गर्माइश महसूस हो रही हो और जो है घबराहट महसूस हो रही हो और आपको अस्पताल दाखिल करवाना पड़ा हो, ठीक है। तो आपने थायराइड स्टॉर्म का पूछना है। सेकंड जो है क्रिटिकल मोस्ट, ये तो ऐसा है कि ऐसा तो नहीं है कि आपकी दिल की धड़कन बेकाबू हो गई थी जिसकी वजह से आपको दवाई दी गई थी या खून पतला करने की दवाई दी गई थी और आपको बोला गया था कि 3 हफ्ते बाद आ जाएं दोबारा और आपको हम झटके से जो है ना आपकी दिल की धड़कन को दोबारा ठीक करेंगे, या आपको कुछ ऐसी दवाई दी गई हो जो कि सांस के मरीज़ नहीं ले सकते, बीटा ब्लॉकर्स और इसी तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन की तरफ इशारा है। अच्छा बीबी मुझे ये बताएं कि ऐसा तो नहीं है कि आपकी गर्दन की जो है रगें उबार आ गई हों और जिस्म में जो है सूजन हो गई है बहुत ज़्यादा और सांस लेने में दुश्वारी हो और जो है बलगम में खून आता हो,
और दिल में शदीद दर्द होता हो, ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशन है हार्ट फेलियर। यस, हाइपरथायरॉयडिज्म में भी हार्ट फेलियर होता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आपके जो है ना हड्डियों में दर्द रहता हो, दर्द महसूस होता हो, जिसकी वजह से, जिसके लिए आपको जो है ना किसी डॉक्टर साहब ने जो है कैल्शियम की दवाई लिख के दी हो, या बोला हो कि एक बड़ा टेस्ट है वो करवाना होगा, ठीक है, या जो है आपको बोला होगा कि यार विटामिन डी के नाम की जो है ना दवाई का बताया हो कि आप वो ज़्यादा लिया करें, और ये जो है एज से भी होता है लेकिन आपको थोड़ा सा वक्त से पहले हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। या अभी भी मुझे आप ये बताएं कि ऐसा तो नहीं है कि आप कभी अस्पताल दाखिल हों कमज़ोरी, शदीद कमज़ोरी के बायस कि आप बिल्कुल चल ही ना सकते हो, आपके जो है ना दोनों टांगे काम करना छोड़ दिया हो, और 6 से 8 घंटे के बाद या इतने ही अरसे में आप बिल्कुल ठीक हो गए हों, एक उन्होंने हल्का सा इंजेक्शन लगाया हो, या आपको कोई जो है शरबत लिखा हो कि आप वो पिया करें, या आपको कहा हो कि आप केले का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और आपको ये चीज़ बार बार होती हो, और आपको जो है ना इससे आप इस मसले से आप दो चार हों, तो ये है हाइपरथायरॉयड पीरियोडिक पैरालिसिस, ठीक है जी। इस तरह फिर आपने कॉम्प्लिकेशंस में आई का भी पूछ सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि जो है धुंधला दिखाई देता है, वो हमने पूछा हुआ था, ठीक है, ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी के हवाले से। इसके अलावा जो है आपको उठने बैठने में तकलीफ़ तो नहीं होती है, पहले जो है आप रोज़मर्रा का जो है काम कर लेते थे और अभी जो है उसमें आपको मसला होता है, तो आपने प्रॉक्सिबल मायोपैथी का भी यहाँ पे पूछ लेना है। तो व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? क्रिटिकल मोस्ट से शुरू होते हैं, थायराइड स्टॉर्म, एट्रियल फिब्रिलेशन, हार्ट फेलियर, CCF, ऑस्टियोपोरोसिस, आई चेंजेस, ठीक है, और डाउन द लिस्ट फिर जो है ना प्रॉक्सिबल मायोपैथी भी कर सकते हैं आप। इसमें भी आप जो है अगर देखा जाए तो हेड टू टो जो है कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जो है ना मेमोरी प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, ठीक है, ये एजिटेशंस, ये भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस ऑलमोस्ट जो है सिस्टमिक रिव्यू जो मैंने आपको बताया था, अब उसी में ये कर सकते हैं। तो या तो आप कॉम्प्लिकेशंस कर लें सिंपल, ठीक है, या तो फिर और कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटिव डिजीज़, रिस्क फैक्टर्स, ये वाले कर लें, या तो आपने वो कर लेनी है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यही था हमारा केयर। इसमें जो है एसोसिएटिव डिजीज़ हैं वो आप पूछ सकते हैं कि यार क्या क्या डिजीज़ हैं। फॉर एग्जांपल हाइपर थायरॉयडिज्म से रिलेटेड जो है एंटी कैंसरस ड्रग्स हैं, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है, या दिल की बीमारियां। तो ऑलमोस्ट ये जो है इंटरलिंक्ड होता है, तो आपके जहन में आ जाएगा। कॉम्प्लिकेशंस का सोच लिया करें, ठीक है, उसके बाद जो है रिस्क फैक्टर्स पूछ लिया करें, टियोलॉजी पूछ लिया करें कि यार उसकी क्या वजह थी, ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे एंड नहीं होता, रादर देन कि आप ब्लंटली जाएं, ब्लाइंडली जो है ना पूरी बॉडी का जो है ना आपके कान से जो है ना पीप तो नहीं आती है, इस तरह के क्वेश्चंस इस तरह के पेशेंट्स में करें, अपना भी टाइम ज़ाया करेंगे, पेशेंट्स का भी, और एग्जामिनर भी कह रहा होगा कि यार इसने जो है ना वो सिस्टमिक रिव्यू बच्चों वाला जो है ना उठा के लाया हुआ है, तो कुछ ना कुछ चीज़ तो किसी न किसी के साथ इंटर रिलेटेड होगी। लेकिन इस डिजीज़ के जो है ना एक फ़्लो मेंटेन करना, तो उसमें केयर के बाद आपने क्या करना है? आपने केयर के बाद करना है जी इन्वेस्टिगेशंस का पूछना है। अब इन्वेस्टिगेशंस में थायराइड फंक्शन टेस्ट का आप कैसे पूछेंगे कि यार 1500 से 2000 रुपये का टेस्ट करवाया और उसको आपको बताया हो कि जी ये गर्दन का मसला है, ये पूछ सकते हैं। या आप पूछ सकते हैं कि आपको ऐसा तो नहीं है कि कुछ चीज़ पीने के लिए दी हो और उसमें कहा हो कि यार जी इसके बाद हम आपका जो है ना स्कैन करेंगे, और इसके बाद आप एहतियात करें, बच्चों से दूर रहें, और एल्डरली से दूर रहें, या ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं या हामला हैं तो उनसे दूर रहें, ठीक है। तो नेक स्कैन स्टडीज़ का पूछ सकते हैं, कंट्रास्ट के साथ जो कंट्रास्ट दिया जाता है, ठीक है जी। तो ये आपको इसका क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, एग्जामिनर माइंड नहीं करता। इसका ये फ़ायदा होगा कि आप और अफर्म हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएगा आपको कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और दिस विल बी द मोमेंट जब वो आप जो है ना स्काई हाई होंगे, ठीक है, आप बिल्कुल कह रहे होंगे कि जी मैं सही तरह से जा रहा हूँ, सही तरह से ले रहा हूँ। और बाद में ये है कि यहाँ तक ओवर एक्साइट नहीं होना, क्योंकि आपने ये केस जो है प्रेजेंट भी करना है, ठीक है। तो अपनी एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा सा लो रखें, वो ज़्यादा फिर बेहतर होगा। इन्वेस्टिगेशंस के बाद फिर ट्रीटमेंट का आप पूछ सकते हैं। ट्रीटमेंट में फिर ये है कि मुख्तलिफ जितनी भी ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है, आप सर्जरी का पूछ सकते हैं। सर्जरी का कैसे पूछेंगे? गले की कोई सर्जरी तो नहीं है, या ऐसी कोई सर्जरी तो नहीं है जिसकी वजह से जिसके बाद आपकी आवाज़ बैठ गई हो, ख़राब हो गई हो, ठीक है, या आपकी जो है जिस्म में शदीद दर्द होना शुरू हो गया, मसल क्रैम्प्स, ठीक है। अच्छा, अभी भी ऐसा तो नहीं है कि रेडियोएक्टिव आयोडीन ली हो। अब रेडियोएक्टिव आयोडीन का हमारे जहन में होता है कि जी नॉर्मली जिन्होंने नहीं अटेंड की होती, देखा नहीं होता है, तो वो उनके जहन में होता है, वो शुआओं का पूछ लेते हैं कि शुआओं से इलाज तो नहीं है। अब रेडियोएक्टिव आयोडीन इज़ अ डिफरेंट थिंग, जिसमें आइसोटोप 131 यूज़ किया जाता है, मिक्सचर की फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है।
तो ये ओरली होता है, ठीक है। तो इसमें ये बहुत आप लोगों ने मुझसे पूछना है कि यार कोई ऐसी दवाई तो नहीं दी जिसमें भी कुछ परहेज़ लिखी हो कि किन लोगों से आपने दूर रहना है, किन लोगों से नहीं रहना, उसका साइड इफ़ेक्ट भी बताया हो आप लोगों को, ठीक है। और साथ ये भी शायद आपको बताया हो कि जो है आपने जो है ना 6 महीने तक हमल नहीं ठहराना, चाहे मर्द हो या औरत। तो इस तरह के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है आप पूछ सकते हैं जो ड्रग थेरेपी है, कार्बिमोजोल, मेथामिजोल वगैरह, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स का पूछ सकते हैं। उससे उसको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, तो यूजुअली आप उससे पूछेंगे कि ऐसी 2 दवाइयाँ नहीं दी गई जो कि आपको गोलियाँ थी, जो आपको कहा हुआ था कि ख़ास वक्त में लें और इससे आपको जो है उससे आपको गला ख़राब हो गया हो या खून की कमी वाक़या हो गया, पैनसाइटोपिनिया, ठीक है, या आपको बुखार शुरू हो गया हो, तो कार्बिमोजोल और मेथामिजोल के हवाले से। इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि ट्रीटमेंट में आप पूछ सकते हैं, तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि ये सारे जो अलामात हैं अभी हैं और इससे पहले जो है ना इसके बिल्कुल उलट होते थे, जैसे कि आपको नींद ज़्यादा आती थी, आपको जो है भूख कम लगती थी, आपको जो है पीरियड्स ज़्यादा आते थे, ठीक है, मेंसेस ज़्यादा आते थे, मेनोरेजिया होता था, आपको जो है नींद ज़्यादा आती थी, ठीक है, और आपका वज़न ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। हाइपोथायरॉयडिज़म की तरफ इशारा है, क्योंकि उसके लिए हम लोग जो है ना थायरॉक्सिन स्टार्ट करवा देते हैं रात के टाइम, ठीक है, और लेटेस्ट गाइडलाइंस में यही कि रात के टाइम शुरू करवानी है। लेकिन हम जो है फिर उसका जो है पेशेंट जो है कंप्लायंस की अच्छी नहीं होती, वो मॉनिटरिंग नहीं करता और वो एक ही डोज के साथ लेके चल रहा होता है ये चीज़। तो ये था सारा कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज़म, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा कंटेंट होगा वो होगा हाइपोथायरॉयडिज़म का की जो केयर है उसके हवाले से। तो जुड़िए रहिएगा। थैंक यू सो मच।